Hello everyone. I hope you are doing well in your life. I am your physics educator Swagat Panda and you are watching Academic Guy. जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली फिजिक्स में जो डिफरेंशिएशन या फिर हम उसको बोलते हैं डेरिवेटिव यूज होता है उसको ही जानेंगे। ठीक है, मैथ में जो हम पढ़ते हैं 11th-12th के मैथ में वो बहुत वास्ट है, उतना नहीं पढ़ेंगे। जो फिजिक्स के रेस्पेक्ट में यूजफुल है या फिर फिजिक्स में डिफरेंट कॉन्सेप्ट को डिराइव करने के लिए या फिर डिफरेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो इंटीग्रेशन या फिर डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, डेरिवेटिव यूज होगा, उसको हम इस क्लास में जानेंगे। और ये वीडियो 11th-12th नीट के लिए 11th-12th एंड नीट बच्चों के लिए एनफ है। एंड अगर कोई भी जेई प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बेसिक्स अगर स्ट्रॉन्ग करना है देन ये वीडियो देख सकता है। और बीएससी फिजिक्स स्टूडेंट के लिए ये प्रीफरेबल है और सजेस्टेड वीडियो है। ठीक है, जो लोग बेसिक भी, जिनका डेरिवेटिव में बेसिक भी वीक है, वो लोग ये वीडियो देखने के बाद इतना गारंटी कि डेरिवेटिव करना सीख जाएंगे। हाँ, उसके बाद अगर तुम प्रैक्टिस करना ही छोड़ दोगे डेरिवेटिव का, देन पता नहीं तुमसे होगा या नहीं। लेकिन इतना गारंटी है ये वीडियो देखने के बाद अगर खुद से फिर प्रैक्टिस करना शुरू कर लोगे देन मस्ट इजीली तुम डेरिवेटिव को मास्टर कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, कॉन्सेप्ट के बारे में पहले बात करेंगे, उसके अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स भी इसमें करेंगे। और इसका और एक वीडियो आएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम अपना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर एक वीडियो में थोड़ा लंबा चला गया देन मैं इसको मतलब ऑलमोस्ट हाफ एन आवर करने का कोशिश करूंगा। अगर हाफ एन आवर से क्रॉस होने लगा देन इसको पॉज करके एक दूसरा वीडियो डालूंगा। ठीक, क्योंकि एकदम से लंबा वीडियो हो जाएगा तो तुम्हें ज़्यादा लगेगा और वीडियो नहीं देखोगे तुम, क्योंकि तुम तो वही पेशेंसलेस शॉर्ट्स और रील्स के ज़माने के हो ना, तुम्हें जल्दी चाहिए सब कुछ, जो कि होता नहीं है वैसे। ठीक है ना, पेशेंस रखना पड़ेगा तुम्हें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो डेरिवेटिव के बारे में जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा स्लोप क्या है। ठीक है, तुम क्लास 10th में ये पढ़े हो कि नहीं, क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। मैंने काइनेमेटिक्स के वीडियो में भी फर्स्ट क्लास में वही पढ़ा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है कि नहीं। वो बेसिक तो जानते हो ना। तो सपोज हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ऑल राइट, यहां पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ किए ऐसे, क्लियर। तो यहां पे ये जो ग्राफ है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा या फिर टेन थीटा एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं स्लोप। समझ में आया? जो भी ग्राफ हमने ड्रॉ किया है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो टेन थीटा एंगल बनाता है उसको हम स्लोप बोलते हैं। तो थोड़ा लिख देते हैं, देखो, ग्राफ मेकिंग टेन थीटा एंगल with positive x axis is called slope। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस भी हो सकता है, ऐसा कोई पॉजिटिव ही नहीं है। ठीक है, मैं एक्स एक्सिस लिख देता हूं, चलो। ठीक है, कोई सा भी ग्राफ जो एक्स एक्स के साथ एंगल बना रहा है और उस एंगल को अगर हम टेन थीटा की क्वांटिटी ले लेंगे देन उसको बोलेंगे स्लोप। अगर इसको हम मैथमेटिकली लिखें तो स्लोप इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। सपोज ये यहाँ पे सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पे थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, देन कितना हो जाएगा स्लोप इसका? स्लोप हो गया हमारा 1030। क्लियर? स्लोप हो गया हमारा 1030। 1030 का वैल्यू कितना होता है बताओ जल्दी से, कितना होगा?
साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, कैंसल आउट होके बचा कितना √3। तो इसका स्लोप आ गया हमारा √3। क्लियर। तो स्लोप बेसिकली क्या समझाता है हमें, जो हमारे पास गिवन ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल में इलेवेड है, मतलब कितने एंगल में, ऐसे ये अगर हमने एक्स एक्सिस माना, एक्स एक्सिस से कितने एंगल ऊपर है उसको हम स्लोप मानते हैं। समझ में आया कि नहीं, है कि नहीं मुझे बताओ। और एक चीज मुझे बताना, अगर मैंने ये पॉइंट में अगर 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 मैंने इस पॉइंट में, जैसे कि मैंने मैं यहां पे मानता हूं ये एक्स और वाई पॉइंट है, यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, मुझे मेजर करना है ये थीटा का वैल्यू, मुझे मेजर करना है ये थीटा का वैल्यू। क्या करूंगा, और एक मैंने पॉइंट ले लिया, यहां पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, है कि नहीं। ये वाला पॉइंट हो गया हमारा x2 y2, ये पहले वाला हो गया x1 y1, इसको थोड़ा बड़ा करके मैं लिख देता हूं, ये हो गया हमारा x1 y1। समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे बताओ। यहां पे पहले केस में जो हम tan 30 लिए उसमें मैंने एज्यूम करके 30 एंगल तुम्हें गिवन दे दिया, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम, थीटा का एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा, वो कैसे फॉर्मूला से फाइंड होगा, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ऑल क्लियर। तो ठीक है, तो ये स्काई में जो ड्रॉ किया, ये थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, हमें पता है स्लोप क्या होता है tan थीटा, मतलब tan थीटा को हम p/b भी लिख सकते हैं। p मतलब परपेंडिकुलर, ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, और b मतलब बेस हो गया, है कि नहीं। बेस किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, थीटा को एडजेसेंट जो मतलब शॉर्टेस्ट लाइन होता है ट्रायंगल का, थीटा का एडजेसेंट जो साइड होता है ट्रायंगल का, थीटा का एडजेसेंट जो साइड है ट्रायंगल का, उसको हम मानते हैं बेस करके। तो सर थीटा के एडजेसेंट जो दो लाइन है, एक ट्रायंगल में देखो रफली ड्रॉ कर ले रहा हूं, एक ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये मैंने थीटा माना, तो थीटा के एडजेसेंट मैंने थीटा से टच होता हुआ दो साइड है, ये है ये है। तो सर हम बेस किसको लिए, हम बेस किसको ले सकते हैं, देखो ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, जिसको हम h मानते हैं। और ये तीनों साइड में तुम्हें सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली यार ये वाला ना, ये मैंने नोटेशन दे दिया ABC, तो सबसे लॉन्गेस्ट AC ही दिखाई दे रहा है ना, तो उसको हमने तो ऑलरेडी हाइपोटेन्यूस मान रखा है। अभी जो थीटा से टच हुआ साइड बचा BC, उसको हम क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। और ये थीटा की जो सामने वाले साइड है, इसको हम मानते हैं हमेशा परपेंडिकुलर। कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि नहीं, ये बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, तो एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूं। थीटा से टच होता हुआ लाइन को हम बेस बोलते हैं, जो कि ट्रायंगल के सबसे लॉन्गेस्ट साइड ना हो। समझ में आया, क्योंकि ट्रायंगल के सबसे लॉन्गेस्ट साइड को हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ठीक है ना। तो बचा जो थीटा से टच हुआ साइड, वो उसको हम बोलेंगे क्या, बेस। और थीटा के सामने वाला जो साइड है उसको हम बोलेंगे क्या, परपेंडिकुलर। क्लियर। देखो बच्चों वीडियो में बहुत लोग आते हैं जो धीरे धीरे समझते हैं और जो फास्ट समझ जाते हैं, तो मैं सबको देख के वीडियो बनाने का कोशिश करता हूं, इसी वजह से थोड़ा स्लो मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर तुम्हें स्लो लग रहा है देन प्लीज 1.25 या फिर 1.5 करके देख सकते हो, और या फिर इतने पेस में तुम कंफर्टेबल हो तो नॉर्मली भी देख सकते हो। क्लियर, ठीक है। चलो अभी ये क्लियर हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब यहां पे परपेंडिकुलर होगा ये और बेस होगा ये। मुझे बताओ इस ट्रायंगल को मैंने यहां पे थोड़ा जूम आउट करके ड्रॉ कर लिया, यहां पे थोड़ा मैंने जूम आउट करके ड्रॉ कर लिया ऐसे, एक मिनट, हाँ, जूम आउट करके ड्रॉ कर लिया ऐसे, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला पॉइंट था x2 y2, ये नीचे वाला पॉइंट है x1 y1, हमें चाहिए p/b। तो मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, ये जो डिस्टेंस है ये कितना हुआ होगा। देखो
ये ऊपर से नीचे से डिस्टेंस तो हमें पता है ना y1 है, क्योंकि ये पॉइंट जो है, देखो यहाँ पे देखो, मैं लेजर ले रहा हूँ, ये जो पॉइंट है, ये जो यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट एकदम पैरेलल है, मतलब साइड वाइज है। मतलब ये वाला पॉइंट जितने हाइट में होगा ये वाला पॉइंट भी उतने ही हाइट में होगा, है कि नहीं? ये वाला पॉइंट जितने हाइट में है ये वाला पॉइंट भी उतना हाइट में है, तो हमने उसको y1 ले लिया। उसके बाद ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये कितना है? ये y2 है कि नहीं? उसका कोऑर्डिनेट देखो ना, ये तो बेसिक्स है ना, कोऑर्डिनेट तुम देख के पता लगा सकते हो, ये y2 है। तो हमें चाहिए p, हमें चाहिए इतना, तो इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या? y2 माइनस y1 लिख सकते हैं। इसका वैल्यू y2 माइनस y1 लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं यार। अरे बेटा, अगर ये लाइन मैंने ड्रॉ किया, तुम्हें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, तुम्हें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, हम पूछ रहे हैं इसका डिस्टेंस कितना होगा। सपोज मान लेते हैं ये 5 किलोमीटर है और ये है हमारा 2 किलोमीटर, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस क्या करोगे यार? 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 किलोमीटर नहीं करोगे क्या? तो हमें वही ना p चाहिए, ये p चाहिए ना, इतना डिस्टेंस चाहिए ना। तो क्या करेंगे, ये पूरा बड़े वाला डिस्टेंस जो y2 है और ये छोटे वाला डिस्टेंस जो y1 है, उन दोनों को माइनस नहीं करेंगे क्या p के लिए? हो जाएगा ना। उसी तरह b के लिए हम क्या करेंगे? x2 माइनस x1 हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? x2 है और ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? x1 है। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1। देखो ये राइट हैंड साइड में जो ये डायग्राम वगैरह ड्रॉ किया, ये रफली ड्रॉ किया था, इसीलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, ये बस समझने के लिए मैं ड्रॉ किया था। चलो, इतना समझ में आया। तो ये b हो गया हमारा x2 माइनस x1। तो अभी ये p बाय b के जगह में, p के जगह में हम लिख देंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय हम लिख देंगे x2 माइनस x1। ये हो गया हमारा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ में किसी भी पॉइंट में उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला, अगर 2 पॉइंट गिवन है। समझ में आया? एक पॉइंट गिवन है तो कैसे निकाल सकते हैं यार? एक पॉइंट गिवन होता तो हम y2 y1 की जगह में क्या लेंगे? सिर्फ y1 ले सकते हैं, y2 तो नहीं ले सकते। इसीलिए अगर तुम्हें थीटा गिवन नहीं है फिर भी तुम्हें स्लोप फाइंड करने का बोल रहा है, मतलब उसको मस्ट 2 पॉइंट तुम्हें देना पड़ेगा, जो कि है x1 y1 और एक पॉइंट हो गया x2 y2। क्लियर? इतना क्लियर है? ये हो गया हमारा स्लोप। लेकिन सर स्लोप से डेरिवेटिव का क्या रिलेशन? अरे भाई रुक ना भाई, रुक। कहाँ जा रहे हो? कहाँ भागे जा रहे हो? ट्रेन छूटा जा रहा है क्या? या फिर कॉल आ रहा है किसी का? कॉल आ रहा होगा शायद। नहीं, थोड़ा रुक जा भाई, मैं बता रहा हूँ। इधर देखो। उसके बाद ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन की बात। अगर हम अगर हम स्ट्रेट लाइन के जगह पे एक ऐसे एक कर्व ले लिया, तो मुझे बताओ इस पॉइंट में उसका स्लोप कितना होगा? स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल करता है। स्लोप क्या होता है? किसी भी ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल ड्रॉ करता है। तो यहां पे कैसे करेंगे? ये तो कर्व है, कैसे ड्रॉ करेंगे? यहां पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे और ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल ड्रॉ करेगा उसको बोलेंगे हम उसका स्लोप, उस पार्टिकुलर पॉइंट का स्लोप। अगेन ये θ1। अगेन अगर यहां पे हमने पॉइंट लिया, यहां पे देखो, अरे ये क्या हो रहा है, यहां पे पॉइंट लिया तो यहां पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गया θ2। यहां पे हमने पॉइंट लिया, यहां पे ऐसे, सॉरी, यहां पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गया θ2। देखो स्ट्रेट लाइन में हमेशा ये थीटा ना कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इसमें कर्व वगैरह नहीं है। स्ट्रेट लाइन में ना स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, मैं यहां पे स्टार मार्क करके लिख दे रहा हूं, इन स्ट्रेट लाइन स्लोप इज कांस्टेंट। ऑल ओके। लेकिन कर्व में क्या हुआ?
देखो थीटा 1 आ रहा है, कभी कभी थीटा 2 आ रहा है, कभी थीटा 3 आ रहा है, कभी थीटा 4 भी आएगा, ऐसे ऐसे इन्फिनिट नंबर ऑफ एंगल आएगा। तो अगर इसमें स्टार मार करके लिखे द स्लोप ऑफ ए कर्व इज वेरिएबल, क्लियर, द स्लोप ऑफ ए कर्व इज वेरिएबल। अरे सर हमें तो टेंजेंट क्या है नहीं पता, टेंजेंट नहीं पता। अरे देखो ना, मैं बता रहा हूं, देखो 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 टेंजेंट क्या है। एक ऐसा मैंने कर्व ड्रॉ किया, हम इस पॉइंट, जो स्ट्रेट लाइन सिंगल इस पॉइंट को टच होता हुआ जाएगा उसको हम बोलेंगे उसका टेंजेंट। जो लाइन, जो स्ट्रेट लाइन कर्व का एक पर्टिकुलर पॉइंट को ही टच होता हुआ जाएगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। जैसे कि यहाँ पे मैंने ए पॉइंट लिया, ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया सी बी स्ट्रेट लाइन, ये इस ए पॉइंट को ही टच करके जा रहा है और कोई पॉइंट को टच नहीं कर रहा है कर्व का, तो ये BC हो गया ये ए पॉइंट के लिए उसका टेंजेंट। तो यहाँ पे जो मैंने ये ब्लू कलर लाइन ड्रॉ किया है ये हो गया वैसे ही टेंजेंट। तो कर्व में हमें स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट ही ड्रॉ करना पड़ेगा। विदाउट टेंजेंट इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द स्लोप ऑफ ए कर्व ग्राफ। ऑल ओके, क्लियर ना, ठीक है ना, ठीक है चलो। लेकिन यहां पे अगर ये थीटा 2 थीटा 1 तो निकल के आ गया, समझ में आया। लेकिन मैं एक केस देता हूं, देखो हमने एक और ग्राफ ड्रॉ किया, हमने एक और ग्राफ ड्रॉ किया, ये हो गया हमारा कर्व। मुझे पूछा कि इस पॉइंट और इस पॉइंट में स्लोप कितना होगा। कैसे करेंगे, एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो कि इन दोनों पॉइंट को क्रॉस होता हुआ जाएगा, और स्लोप के लिए हम y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, है कि नहीं, मुझे बताना भाई। कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, ये तो मैंने प्रूव किया ना। स्लोप की जगह पे हम टेन थीटा भी निकाल सकते हैं, अगर थीटा गिवन नहीं है हम y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं एक ट्रायंगल बना के। तो यहां पे एक ट्रायंगल बना के देखते हैं, यहां पे आजा आजा, यहां पे एक ट्रायंगल बनाते हैं। देखो देखो मैंने कोशिश किया ट्रायंगल बनाने का, ये हो गया हमारा ट्रायंगल। लेकिन सर ये तो P हो गया, ये तो B हो गया, ये हाइपोटेनस क्यों टेढ़ा लग रहा है हमें, ये तो ट्रायंगल जैसा नहीं लग रहा है ना, नहीं लग रहा है ना, नहीं लग रहा है ना, नहीं लग रहा है यार। पहले केस में देखो ये जो x1 y1 पॉइंट है उसमें हमें स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होगा, और ये एक स्ट्रेट लाइन था, इसीलिए ये पूरा एक्यूरेट ट्रायंगल बना के हमें दे दिया। लेकिन 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 ये जो कर्व है, ये जो कर्व हमने ड्रॉ किया है अभी, ये एग्जैक्ट ट्रायंगल नहीं दे रहा है। तो ये जो हमारा पॉइंट है x1 y1, इसमें कैसे टेंजेंट फाइंड करेंगे हम, बताओ मुझे, रोना आ गया ना। क्या करें, इसके लिए कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्या करेंगे, क्या करेंगे मुझे बताओ। एक चीज इमेजिन करो, क्विक एक चीज इमेजिन करो, ये एक कर्व है, ये एक कर्व है, ये कर्व है, ये तुम्हें छोटा सा लग रहा है, ऐसा कर्व है। अगर इसको एकदम इन्फिनाइटली बहुत बड़ा कर लिए, इसको एकदम से बहुत बड़ा कर लिए, तो ये स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। समझ में नहीं आया ना, नहीं आया, होता है होता है। थोड़ा वो सुबह उठते ना नींबू मिर्ची का जो माला आता है वो गले में डालो, दिमाग थोड़ा तेज होगा। अरे मूर्खो, ये देखो मैं बताता हूं, तुम्हें एग्जांपल देके बताता हूं। देखो हमारा अर्थ का साइज क्या है, सब बोलते हैं स्पेरिकल या फिर ओवल या फिर एक से बोलते हैं ना, एक्चुअल में वही तो है ना, ओवल है, ऊपर से चिपटा हुआ, साइड से ऐसे निकला हुआ, यही है ना अर्थ का शेप। लेकिन हमें क्यों हमारा रास्ता वगैरह क्यों स्ट्रेट लाइन दिखाई देता है। कभी देखो कोई रास्ता ऐसे कर्व है, क्यों स्ट्रेट लाइन दिखाई देता है।
अर्थ हमारे लिए, सॉरी ये साउंड आ गया होगा, यहाँ पे ठोक दिया मैंने, सॉरी। अर्थ हमारे लिए इतना बड़ा है कि उसका कर्व सरफेस हमारे लिए स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई दे रहा है। उसका कर्व सरफेस हमें स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? अभी समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ। तो अगर ये जो कर्व है इसको हम तो बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि ग्राफ तो उतना ही है, लेकिन हम ऐसे ऐसे छोटे पार्ट ले लिए, ऐसे ऐसे, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट, दो छोटे पार्ट ले लिए। इन दोनों के बीच में अभी कर्व दिख रहा है क्या तुम्हें? इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई दे रहा होगा। इन दोनों के बीच में ऐसे एक स्मॉल स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा होगा। समझ में आया कि नहीं? हम क्या पढ़े? अगर किसी भी कर्व का साइज बहुत बड़ा हो जाए तो उसका स्मॉल पार्ट हमें स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई देता है। लेकिन यहां पे कर्व को हम बड़ा कैसे करेंगे? वो तो गिवन है यार, वो तो गिवन है। क्वेश्चन को हम चेंज कर लेंगे क्या सॉल्यूशन करने के लिए? नहीं हो सकता ना ये। तो हम क्या करेंगे? कर्व को तो बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन जो दो पॉइंट है उसको तो पास पास में ला सकते हैं। जितना पास में लाते जाओगे लाते जाओगे लाते जाओगे लाते जाओगे, दोनों के बीच में जो कर्व है वो धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा। समझ में आया? और लास्ट में एक ऐसा एकदम पास पास में पॉइंट आएगा जहां पे दोनों के बीच का लाइन तुम्हें एकदम से स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई देगा। समझ में आया कि नहीं? एकदम से स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई देगा। देखो धीरे धीरे कैसे डेरिवेटिव आता है मैं बता रहा हूं, थोड़ा पेशेंस से सुनो। एक बार में तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है और एक बार वीडियो देखो, 1.25 करके देखो, लेकिन समझो। डायरेक्ट में फॉर्मूला तुम्हें पढ़ा सकता था इजीली, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। dy बाई डी एक्स पढ़ा सकता था कि x टू n हो तो n इंटू एक्स टू n माइनस 1, ये तो पढ़ा हुआ रट्टा रट्टा मारने वाला चीज है यार। लेकिन डेरिवेटिव कैसे आता है ये हमें समझना है। देखो अभी यहां पे ये दो पॉइंट इतना जो बड़ा बड़ा ले लिया तो हमें कर्व दिखाई दे रहा है। हम अभी क्या करेंगे, ये जो x2 पॉइंट है इसको हम एकदम से पास में इसको ऐसे लेके यहां पे ले आए, तो अभी यहां पे एक छोटा सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है कि नहीं मुझे बताओ। ये वाला देखो मैंने कलर कर दिया, ये वाला, एक मिनट, दूसरे कलर से इसको मार्क करता हूं मैं। हाँ, अगर इस पॉइंट को हमने x2y2 माना तो ये वाला एक छोटा सा ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं मुझे बताओ। अभी देखो हुआ कि नहीं? ये कर्व हमें स्ट्रेट लाइन जैसे दिखाई दिया। तो यहां पे जो हमने, मेरे ऊपर दिखाई दे रहा है ना? हाँ सही है। इसको मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूं। देखो हम पढ़े कि स्लोप इक्वल टू है tan थीटा और इसके बराबर है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 है। लेकिन यहां पे इस ट्रायंगल, जो ग्रीन कलर का ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, इतना छोटा पार्ट हम ले रहे हैं, इतना छोटा पार्ट ले रहे हैं कि धीरे धीरे ये y2 माइनस y1 ना टेंड्स टू 0 हो जा रहा है और ये x2 माइनस x1 ना टेंड्स टू 0 होता जा रहा है। टेंड्स टू 0, नॉट इक्वल टू 0। देयर इज ए वास्ट डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू 0 एंड टेंड्स टू 0। क्लियर? देखो इतना पास में ले रहे हैं, ये जो x1 y1 और x2 y2 जो पॉइंट ले रहे थे कर्व में, इतना पास में ले लिए कि दोनों के बीच का डिफरेंस 0 के टेंड्स आ गए, माने 0 पॉइंट समथिंग, 0.0000 समथिंग आ रहा है। टेंड्स टू 0, नॉट इक्वल टू 0, 0 के पास में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वांटिटी को हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं dy बाय dx। खत्म बात। dy बाय dx आ गया हमारा डेरिवेटिव, आ गया हमारा डेरिवेटिव। मौसा आ गया, दिया वगैरह जलाओ, उनका आरती उतारो, एक फूलमाला डालो और उसको सम्मान के साथ उसको पढ़ना शुरू करो। ये हो गया हमारा डेरिवेटिव, निकल के आ गया डेरिवेटिव। लेकिन सर ये तो फॉर्मूला में आपने बता दिया, लेकिन एक्चुअल डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या बोलेंगे? देखो डेरिवेटिव क्या होता है, इसको नेक्स्ट पेज में डेफिनेशन उसका लिखता हूं। क्या होता है? dy बाय dx। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? ये है हमारा रेट
ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x in y वर्सेस x ग्राफ। ये हो गया हमारा मीनिंग। इसको मैं नीचे लिख देता हूं, चेंज ऑफ y with respect to x in y versus x ग्राफ। ऑल ओके? ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? अभी मुझे बताओ। ये हो गया उसका डेफिनेशन। वाई एक्स ग्राफ में y का वैल्यू x के रेस्पेक्ट में कितने रेट में चेंज हो रहा है उसको हम बताते हैं dy बाई डी एक्स में। तो सर y बाई एक्स फिर क्या है? अरे बेटा, y बाई एक्स में y टेंड्स टू जीरो नहीं होता है या फिर x टेंड्स टू जीरो नहीं होता है, लेकिन dy बाई डी एक्स में क्या होता है, ये ऊपर वाला पार्ट टेंड्स टू जीरो है और नीचे वाला पार्ट टेंड्स टू जीरो है। मतलब इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा कि वो टेंड्स टू जीरो हो गया। तो उसको हम डेरिवेटिव से सॉल्व करते हैं। विदाउट डेरिवेटिव सिंपल रेशियो लेके उसको सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन जो क्वांटिटी हम टेंड्स टू जीरो नहीं होता है उसको हम नॉर्मल रेशियो लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑल ओके ना? अभी समझ में आया ना? ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा बेसिक थ्योरी। इतना था तुम्हारा थ्योरी। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अरे क्या करूं यार, पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा लोकल लैंग्वेज निकल के आता है, सॉरी उसके लिए। देखो, इतना थ्योरी समझ में आया ना? इतना थ्योरी समझ में आया ना कि नहीं? आधा घंटा हो गया होगा। चलो और एक थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया ना? अभी फॉर्मूला शुरू करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला, इफ y इक्वल टू एक्स का पावर n है, देन डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखते हैं? लिखेंगे कैसे? डी एक्स के पावर n डिवाइडेड बाय डी एक्स इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हो जाएगा n एक्स के पावर n माइनस 1। क्लियर? ये हो गया इसका फॉर्मूला। समझ में आया? ये क्या बताता है? ये जो y के पावर n है, x के पावर n है, ये जो x के पावर n है, x के रेस्पेक्ट में कैसे चेंजेस आ रहा है। ये जो x के पावर n है वो x के रेस्पेक्ट में कितने रेट में चेंज हो रहा है, ये हो गया उसका वैल्यू। ये जो x के पावर n है, x के रेस्पेक्ट में कितने रेट में चेंज हो रहा है उसका वैल्यू हो गया n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे। उससे पहले थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं। 1 मिनट, एकदम से 1 मिनट। ठीक है? ठीक है, चलो। तो अभी इतना तो पढ़ लिया। क्या है ये? y इक्वल टू अगर x के पावर n है तो कैसा चेंजेस हुआ है। लेकिन अगर नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ने से पहले कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे कि a, अगर y इक्वल टू एक्स के पावर स्क्वायर है तो क्या करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर को रख दो, डी एक्स, इसमें n का वैल्यू कितना है? n इक्वल टू है 2। ऐसे लिख देना, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। तुम पहली बार कर रहे हो ना, ऐसे लिख दो यार, n की वैल्यू हो गया 2। धीरे धीरे करते करते तुम्हें डायरेक्टली पता लग जाएगा कि n की वैल्यू कितना है। तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो, अगर n का वैल्यू लिख दो, कोई शर्माने वाली बात नहीं। मैंने भी ऐसा लिख रहा था, मैं जब शुरू में पढ़ रहा था मैं भी ऐसा लिख रहा था, इसीलिए तो तुम्हें बता रहा हूं। ये बहुत ईजी रहता है यार, ट्राई करके देखना। n इक्वल टू 2 हो गया तो अभी क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला क्या है? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, मतलब 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, जो कि हो गया 2 के पावर x। 2 माइनस 1 1 ना, 1 लिखो या ना लिखो वही सेम मतलब है। 1 का कोई इज्जत ही नहीं करता है यार, वही इज्जत ही नहीं करता है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, चलो तो हम क्यों करें। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स हो गया। अगर एक और एग्जाम्पल ले लिया,
y इक्वल टू एक्स के पावर क्यूब है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन n का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो y की जगह पे बिठा लो एक्स क्यूब को और निकालो फॉर्मूला, कितना हो जाएगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो 3 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा बेटा 3 इंटू एक्स के पावर 2, मतलब कितना हो जाएगा। देखो मैं थोड़ा वीडियो अप कर लेता हूं। मेरे पीछे क्या है 3 इंटू एक्स के पावर 2 हो गया, क्योंकि 3 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू एक्स के पावर 2 हो गया। ऑल ओके कि नहीं, बताना भाई, ऑल ओके कि नहीं। ठीक है, इतना चलेगा, इतना समझ में आ गया। अभी थोड़ा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो इधर देखो, तो हम क्या करेंगे, सी अगर हमारे पास y इक्वल टू 5x4 है तो क्या करेंगे, ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट को कुछ छेड़ेंगे नहीं इसको, ये बहुत खतरनाक है, इसको छेड़ना मत, ये बहुत खतरनाक है, ये चाकू छुरी लेके घूमता है, अगर छेड़ने बैठ गए तो खलास। तो हम छेड़ेंगे किसको, x के पावर 4 को छेड़ेंगे, क्योंकि नीचे उसका साथी है तो वो मजाक समझेगा, लेकिन 5 का साथी कोई नहीं है यहाँ पे, समझ में आया ना। x है क्वेश्चन में, y इक्वल टू 5x का पावर 4 है, x है और हम निकालने हैं कि किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। देखो ये x और ये एक साथी लग रहे हैं ना, तो अगर x4 को हम छेड़ेंगे तो वो समझ लेगा, वो बुरा नहीं मानेगा, लेकिन 5 बुरा मान लेगा, तो उसको छेड़ेंगे नहीं, उसको जैसा है वो ऐसा लेके छोड़ देंगे। लेकिन x के पावर 4 के लिए क्या करेंगे, d x के पावर 4 dx, नेक्स्ट 5 इंटू एक्स के पावर 4 का क्या होगा, 4 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 1, तो 4 इंटू 5 20 एक्स के पावर क्यूब। समझ में आया कि नहीं भाई ना, समझ में आया कि नहीं। बीच में लोकल लैंग्वेज घुसड़ दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो, जो लोग मेरे मतलब मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, तो जो लोग उड़ीसा से होंगे वो लोग समझ रहे होंगे, बाकी लोग तो नहीं समझोगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। चलो डी, अभी क्या होगा, समझ, और एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू एक्स के पावर रूट ओवर। अरे ये तो सबसे दिक्कत लेने वाली चीज होता है, रूट ओवर निकालना। 12 में निकाले हो ना, या फिर छोटे क्लास में निकाले हो ना, 9th-10th में, रूट ओवर बहुत दिक्कत आता है ना। लेकिन यहाँ पे उसका डेरिवेटिव करेंगे, रूट ओवर नहीं निकालेंगे। कैसे करेंगे, इसको पावर में कन्वर्ट कर लो ना यार, x के पावर 1/2 नहीं हो जाएगा क्या, फिर वही फार्मूला dy बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे, y की जगह पे x के पावर 1/2 को रख लो, देन क्या हो जाएगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो क्या करेंगे 1/2 एक्स के पावर 1/2 माइनस 1, तो कितना हो गया 1/2 एक्स के पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। और इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई वे में लिखेंगे 1/2 माइनस है, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 1/2 को मैं इरेज करके इसके रूट ओवर साइन दे रहा हूँ। इतना हो गया उसका डेरिवेटिव। कोई दिक्कत क्या अभी तक, बोलो ना बेटा, नहीं है ना, ठीक है। और एक करते हैं, ई अगर y इक्वल टू 8/x है, क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 8 इंटू एक्स के पावर माइनस 1 कर लेंगे। नीचे है ना, ऊपर आ गया ना -1। देखो यहाँ पे 1 था, वो नीचे नहीं बैठा, उसको मन था कि मैं ऊपर आ जाऊं, तो उसको पैसा देना पड़ेगा, कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो उसके चलते उसके ऊपर माइनस आ गया। समझ में आया, वो पहले नीचे था, ऊपर चला आया, तो उसके पावर में हम चेंज कर लेंगे माइनस में। वो पहले नीचे था, ऊपर आने के लिए उसके पावर में हम चेंज कर लेंगे माइनस में, ठीक है। चलो अभी इसका डेरिवेटिव करते हैं, dy बाई डी एक्स, y की जगह पे 8x के पावर -1 बाई डी एक्स। देखो यहाँ पे फिर 8 आ गया, 8 को छेड़ना नहीं है, उसको बाहर रख लो। x के पावर -1 का क्या करेंगे, -1 x के पावर -1 तो इसका निकल के आएगा -8 x के पावर -2।
खत्म बात। इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करो, -8/x² भी लिख सकते हो। समझ में आया? ऑल क्लियर? कांस्टेंट में देखते हैं अभी नया टाइप, कांस्टेंट वाला। इफ y इक्वल टू 5 दे रखा है, देन इसका डेरिवेटिव dy/dx कितना हो जाएगा? d5/dx इक्वल टू 0 हो जाएगा। सर हम तो पढ़ते आ रहे हैं 11th-12th में कांस्टेंट के डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन असल में क्यों 0 होता है सर? क्यों होता है? अरे बेटा, dy/dx का मतलब क्या है? y x के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है वो हमें dy/dx देता है। मुझे एक चीज बताओ, अगर y कांस्टेंट है, तो x के रेस्पेक्ट में वो चेंज क्यों करेगा भाई? वो x के रेस्पेक्ट में चेंज क्यों करेगा? उसका चेंज 0 नहीं होगा क्या? अगर y एक कांस्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे y का वैल्यू 5 है, यहाँ पे y का वैल्यू 5 है, तो तुम x का वैल्यू कोई सा भी ले लो, y का वैल्यू 5 ही रहेगा ना। कोई चेंजेस होगा क्या? नहीं होगा चेंजेस। समझ में आया? इसको अगर ग्राफ में समझे, देखो ये हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा 5 वाला वैल्यू, y इक्वल टू 5। तो मुझे देखो यहाँ पे हो गया x1, x2, x3, ये हो गया x4। तो तुम जहाँ पे भी देखो y में भी, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 5 है y का वैल्यू, यहाँ पे भी 5 है y का वैल्यू, यहाँ पे भी 5 है y का वैल्यू। y का वैल्यू x के रेस्पेक्ट में चेंज ही नहीं हो रहा है। अगर चेंज नहीं हो रहा है तो उसका 0 नहीं हो जाएगा क्या? वो 0 नहीं हो जाएगा क्या? मुझे बताना बेटा। मस्ट 0 होगा, क्योंकि y x के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो केसेस लिए हैं, इसके प्रीवियस केसेस, ये सारे केसेस में y क्या हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। अगर x चेंज हो रहा है तो उसमें y भी चेंज हो रहा है, इसीलिए हमें ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू निकला है। लेकिन कांस्टेंट में क्या होता है, x के रेस्पेक्ट में y का वैल्यू चेंजेस नहीं होता है, इसीलिए हमें उसका डेरिवेटिव 0 आलू आता है, आलू। समझ में आया कि नहीं? तो अगर यहाँ पे y इक्वल टू 7 ले लिए तो क्या करेंगे? y इक्वल टू 7 ले लिए तो क्या करेंगे मुझे बताओ? वही dy/dx इक्वल टू 0 हो जाएगा। सर ये तो आपने थियोरेटिकली समझा दिया, हमें मैथमेटिकली फॉर्मूला बेस्ड में समझाओ ना, हमें ये थ्योरी वगैरह समझ में नहीं आता है। ये समझ रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हें मैथमेटिकली भी समझाता हूँ। देखो यहाँ पे y इक्वल टू 5 है, इसके साथ मल्टीप्लाई में हम 1 लिख सकते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई में हम 1 लिख सकते हैं ना यार। 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है ना, उसका कोई इज्जत ही नहीं करता है मल्टीप्लिकेशन में। वहां घुसेड़ दो, यहाँ घुसेड़ दो, ऊपर घुसेड़ दो, नीचे घुसेड़ दो, कहाँ भी लिख सकते हो तुम 1 को मल्टीप्लिकेशन में, याद रखना। तो यहाँ पे ये 1 की जगह पे हम x के पावर 0 लिख सकते हैं। मतलब ये हमारा मिला 5 इंटू एक्स के पावर 0 मिला y। अभी फॉर्मूला पकाएं, यूज करेंगे, कैसे? n इंटू एक्स की पावर n-1। तो क्या करेंगे, n यहाँ पे कितना है, n है यहाँ पे 0 है n, तो y इक्वल टू 5 को तो छेड़ेंगे नहीं, लिख दिए। तो n इंटू एक्स के पावर n-1, तो n कितना है यहाँ पे 0, ये मल्टीप्लाई साइन है, x के पावर 0-1, तो क्या हो गया 5 इंटू 0 एक्स के पावर -1। लेकिन ये 5 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है, और ये 0 फिर x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो फाइनल भी तो 0 हुआ ना वीडू। समझा कि नहीं वीडू? बोलना भाई। ये हो गया मैथमेटिकल, ये हो गया ये लेफ्ट हैंड साइड में, ये हो गया थियोरी, ये हो गया फॉर्मूले से, दोनों से मैंने समझा दिया। कांस्टेंट मतलब वो एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज ही नहीं हो रहा है, तो क्यों वो डेरिवेटिव देगा यार? वो तो 0 ही देगा ना। समझ में आया कि नहीं? ये हो गया फॉर्मूला बेस्ड में। क्लियर? नेक्स्ट, मुझे लग रहा है और एक पार्ट इसका बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जा रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें इसका नोट्स चाहिए
तो ये वाले को स्कैन कर सकते हो नोट्स के लिए, और तुम्हें डाउट पूछना है तो ये वाले में तुम स्कैन कर सकते हो। ये एकदम मतलब पब्लिक अकाउंट है, अगर तुम्हारा मन हो तो फॉलो करो, ना हो तो सिर्फ डाउट पूछो, लेकिन कुछ करो, ठीक है, आगे पूछो या फिर फॉलो कर लो, ठीक है ना। चलो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे इसके नए पार्ट में, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।